Hello, aspirants. Welcome to daily news analysis of the Hindu and Indian Express. Today, the date is 17 July, so let's get started. Again, the sad news is four soldiers, policemen killed in Toda encounter. यहाँ पर काफी सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं पिछले कुछ टाइम से जो हम देख रहे हैं एंड वर्स्ट पार्ट इज कि कश्मीर में ना होकर ये काफी ज्यादा एक्टिविटीज जम्मू रीजन में हो रही है जिसको माना जाता था कि सिंस 2003 ये काफी पीसफुल स्टेट में रहा है। ओके, तो अभी हम इसके रीजंस भी देखेंगे थोड़ी देर में। सेकंड इज कर्नाटका बिल सीक्स टू क्रिएट 50% कोटा फॉर लोकल रेसिडेंट्स एंड मैनेजमेंट पोस्ट। यानी कि अब जो भी प्राइवेट कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, इन सब में ये मैंडेटरी किया जाएगा कि 50% कोटा कर्नाटका के ही लोकल लोगों को देना जरूरी है। नाउ यू कैन सी इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि जब माइग्रेशन बहुत ज्यादा होता है, जैसे आज बैंगलोर में बड़ी बड़ी कंपनीज में अधिकतर जो पूरे कंट्री से लोग आते हैं मैनेजमेंट पोस्ट तक, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम है कि जब कर्नाटका गवर्नमेंट को वोट वहीं से मिल रहा है जहां उसके खुद के लोग हैं, ठीक है, और हर का गवर्नमेंट का प्रेफरेंस यही होता है कि अपने जो लोकल लोग हैं वो एटलीस्ट अनएम्प्लॉयड ना रहें। ऐसा ही सिमिलर एक बिल लेकर आई थी हरियाणा सरकार, उसे 75% रिजर्वेशन दे दिया था अपने लोकल लोगों को, तो फिर वो कोर्ट में स्टे नहीं कर पाया, ठीक है, वहां पे गिर गया। इसी तरीके से ये बिल भी डेफिनेटली कोर्ट में नहीं स्टे कर पाएगा, ये वहां गिर जाएगा। बट एक बार इसके प्रोविजंस देखते हैं। Karnataka cabinet has cleared a bill mandating industries, factories, and other establishments appoint local candidates in 50% of management positions and 75% in non-management position. बट उनका भी कंसर्न जेन्युइन है कि साउदर्न जो स्टेट्स हैं उन्होंने अपनी पॉपुलेशन बहुत अच्छे से कंट्रोल की और उसके बाद एजुकेशन भी बहुत अच्छा दिया अपने लोगों को। लेकिन मोस्टली क्या हो रहा है कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जहां पे पॉपुलेशन कंट्रोल मेजरमेंट अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किए गए और अभी भी नहीं है एग्जैक्टली, अगर आप डेकेडल ग्रोथ रेट देखेंगे यूपी, बिहार, एमपी, वेस्ट बंगाल, तो ये अभी भी बहुत ज्यादा हाई है। फिर माइग्रेशन होता है, जॉब के लिए दूसरे स्टेट्स में जाया जाता है, उस तरह की चीजें फिर सामने आती हैं। कर्नाटका स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन द इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट बिल 2024। यहाँ पर इन्होंने कंडीशन रखी, हु इज बोर्न इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका and who is domiciled in the state for at least a period of 15 years and who is capable of speaking, reading and writing Kannada is legible way and has required a test conducted by the nodal agency। अब हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मध्य प्रदेश है तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश जब पीएससी होता है तो वहाँ पे बिहार भी के बच्चे भी आते हैं देने, यूपी के भी आ जाते हैं। बट ये जो सदर्न स्टेट्स हैं इनके यहाँ पर क्राइटेरिया हो जाता है कि आपको पहले तो इनकी लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, तो उधर इस तरह की चीजें नहीं दिखती है। तो यहाँ पर इन्होंने कंडीशन भी यही रखी है, या तो आपका जन्म कर्नाटका में हुआ हो या फिर आप डोमिसाइल हो यहाँ पर कर्नाटका के एटलीस्ट फॉर 15 ईयर्स एंड यू आर केपेबल ऑफ स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग कन्नड़। अंडर दिस एक्ट कैंडिडेट मस्ट हैव ए सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद कन्नड़ एज ए लैंग्वेज। इफ सफिशिएंट नंबर ऑफ लोकल कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल देन कुछ रिलैक्सेशन दिए जा सकते हैं नॉर्म्स में उस इंडस्ट्री को। Nevertheless, the percentage of local candidates should never go below 25% in management position and 50% in non-management categories। अगर ऐसा होता है तो पेनल्टी लगाई जाएगी 10,000 से 25,000 की। बिकॉज काफी टाइम से कर्नाटक में डिमांड आ रही थी कि देयर शुड बी 100% जॉब रिजर्वेशन फॉर कन्नड़ी कास्ट। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट, ओके, कन्नड़ी कास्ट। इन ये लोग 100% रिजर्वेशन अपने डिमांड कर रहे थे। बट एट द सेम टाइम उन्हें ये भी समझना चाहिए कि यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर इतना स्ट्रांग बना है स्पेशली बैंगलोर और नियर बाय रीजन में, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कन्नड़ के लोगों के टैक्स के पैसे से ही बना है। एक बैंगलोर सिटी को इतना बड़ा हब बनाने में इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी देश से आया हुआ टैक्स का पैसा वहां इन्वेस्ट किया है, ठीक है, वहां वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में इन्वेस्ट किए गए पैसे, तब जाकर आपके यहाँ का प्राइवेट सेक्टर इतना ज्यादा डेवलप हुआ है। तो ऑब्वियसली सभी जगह से वहां पर लोग जॉब के लिए आ सकते हैं। तो ये बिल एक्ट बन भी जाता है तो ये वैसे भी कोर्ट में जाकर गिर जाएगा, ये स्टे नहीं कर पाएगा वहां, दैट इज नॉट पॉसिबल। हरियाणा रेजेस क्रीमी लेयर सीलिंग ऑफ ओबीसी इंट्रोड्यूस न्यू कोटा। नो दिस आई डिडंट न्यू कि हरियाणा में अभी भी ओबीसी क्रीमी लेयर की जो लिमिट है वो 6 लाख है, अब इसको बढ़ा के 8 लाख कर दिया गया है और साथ में इंट्रोड्यूस किया गया 5% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी बी कैटेगरी। ए कैटेगरी का ऑलरेडी है, मतलब पूरा कंबाइन था, तो इसको थोड़ा सा बाइफर्केट कर दिया गया है। ए कैटेगरी को 8% और बी कैटेगरी को अलग से 5% दे दिया गया है इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड म्यूनिसिपैलिटीज, क्योंकि हरियाणा में साल इलेक्शन है तो ये सब चलता रहेगा।
ये हमारे मध्य प्रदेश का है, जहाँ पर गुना के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सामने कुछ वुमेन्स ने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिए क्योंकि इट वाज अ केस ऑफ कस्टोडियल डेथ। अब ये जो कस्टोडियल डेथ है, या तो हम इसे कभी ब्रेनस्टॉर्मिंग में पूरा डिटेल में एनालाइज करेंगे या फिर मेंस 450 प्लस में लेंगे, कि कस्टोडियल डेथ के केसेस बहुत ज्यादा आते हैं इंडिया में। ठीक है, ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि हमें पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है। और पुलिस रिफॉर्म पर भी हम लोग एक पूरा सेशन करेंगे क्योंकि इसको लेकर भी काफी कमेटी सेटअप की गई है पहले, और उन लोगों ने कुछ अपने अपने रिकमेंडेशन दिए थे, बट कभी इंप्लीमेंट किए नहीं गए क्योंकि पुलिस कहाँ आता है, स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट में। और हर एक जो गवर्नमेंट है जो भी स्टेट में आती है, जब भी इलेक्शन जीत कर, हमेशा वही सबसे पहली चीज यही करती है कि पुलिस उसके कंट्रोल में रहे। जैसे योगी आदित्यनाथ जी सीएम बने, उन्होंने अपने ऊपर लगे चल रहे सारे केसेस हटवा दिए। ठीक, तो पुलिस रिफॉर्म करने में किसी भी गवर्नमेंट ने आज तक सिंसियरिटी नहीं दिखाई है। Several women from Parthi tribal community in Madhya Pradesh Guna district took off their clothes at the collectorate for protest against the alleged death in police custody of a tribal man arrested on his wedding day. Okay, तो पुलिस कस्टोडियल डेथ एक सीरियस इशू है हमारे यहाँ, हम इसको डिस्कस करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग में। 3 minors held for rape and murder of a 9-year-old girl in आंध्र प्रदेश। अब देखिए, हम लोग इंडियन एक्सप्रेस में देखेंगे अभी, सॉरी इसी पेपर में देखेंगे कि वो आर्ग्यू ये कर रहे हैं कि जुवेनाइल्स को हम एडल्ट की तरह ट्राई नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना होगा कि ये क्राइम जो है ये कोई इतने नॉर्मल नहीं है। ओके, वो जिस फैमिली पर हुआ है वही फैमिली उस चीज को समझ सकती है। यहाँ पर ये जो बच्चे थे ये हार्डली 12, 13, 14 साल के बच्चे हैं। ठीक है, इन लोगों ने रेप किया है एक 9-year-old गर्ल का इन आंध्र प्रदेश। ओके, रेप तो किया, उसके बाद उसका मर्डर भी कर दिया। तो अभी जब हम एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे आगे इसमें, तो वो कह रहे हैं कि इस एज में मैच्योरिटी नहीं होती बच्चों में, मैच्योरिटी नहीं होती, बट ये जो जिस तरह के क्राइम है ये बहुत ज्यादा सीरियस है, इनको आप इतना लाइटली नहीं ले सकते। See, Andhra Pradesh police taken into custody 3 minor boys accused of raping and killing a 9-year-old girl. उसी तरीके से जो दिल्ली फेमस गैंगरेप हुआ था उसमें एक जुवेनाइल था, उसे सिर्फ 3 साल के लिए करेक्शन होम में रखा गया और रिलीज कर दिया गया, जबकि वो सबसे ज्यादा एग्रेसिव था, जैसे कि उसके साथ के लोगों ने स्टेटमेंट दिया था। अब अगर यहाँ पर ये बच्ची को मारने के बाद भी ये लोग सिर्फ इसलिए छूट जाते हैं 3 साल में करेक्शन होम में रहकर कि बच्चे थे, तो ये फिर जस्टिस नहीं है इस फैमिली के साथ। एलिफेंट पॉपुलेशन इन केरल शोज ए कंसिडरेबल डिक्लाइन। अब एलिफेंट पॉपुलेशन को लेकर इसके हमने काफी सारे मेजर्स डिस्कस किए थे अपने पुराने वीडियोस में कि क्या मेजर्स लेने की जरूरत है, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ केरल हमने ये लिया था। ठीक है, तो हम वहां पे डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। कंट्रोवर्शियल आईएएस ट्रेनी रिकॉल टू मसूरी एकेडमी। अब इनको जब वापस एकेडमी बुलाया गया है तो इन्होंने फिर से कहीं से किसी हॉस्पिटल सर्टिफिकेट लगा दिया है कि इनको डिप्रेशन है। ठीक? और एक और कुछ अपनी रिपोर्ट में लिखा है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट, इट्स लाइक समथिंग माइकोसिस डीजनरेशन। ये सारी प्रॉब्लम अब इन्होंने दिखा दी है क्योंकि पता है कि वहां जाकर अब रिमांड होना है मसूरी में। ठीक है, तो लेकिन थैंक्स टू दिस लेडी एक्चुअली, क्योंकि इनकी वजह से काफी सारे लोगों के केस सामने आए। कोई मिश्रा है लेकिन उसने एससी के सर्टिफिकेट बनवा कर जॉब ले ली है। कुछ एक अभिषेक सिंह है हमारे, वो सनी लियोनी के साथ एक वीडियो में डांस कर रहे थे, बट उन्होंने क्या लिखा था, मैं डिसेबल्ड हूँ, मुझे लोकोमोटिव ऐसा ही कुछ है, ठीक है, चलने में दिक्कत है समथिंग, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी ऐसे ही कुछ था उनका। ठीक है, ऐसे कई केसेस सामने आए। ठीक है, अच्छे खासे सीनियर रैंकिंग आईएएस सॉरी आईपीएस ऑफिशियल्स ने अपने बच्चे को ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट बनवा रखे हैं। इस तरह की चीजें निकल के आई हैं सामने। ये सब शुरुआत हुई है इनके केस सामने आने के बाद, बट यूपीएससी ने अब तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया, नॉट इवन अ सिंगल स्टेटमेंट। इंडिया शुड सेंड मोर रिलीफ एंड एड टू पैलेस्टीन, तो हाँ, नॉट योर, ऐसी कोई काम की न्यूज नहीं है। मैंडेटरी डिजिटल अटेंडेंस रूल इन यूपी, उत्तर प्रदेश स्कूल पुट ऑन होल्ड। अब ये देखिए कि हमारे यहाँ पर कल मिठाइयाँ खिलाई जा रही थी, ये टीचर्स एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे कि देखिए मैंडेटरी डिजिटल अटेंडेंस जो थी उसको हमने स्टे करवा दिया। क्योंकि हमें पता है कि हमारे यहाँ पर टीचर्स जनरली या तो आते नहीं है या आते हैं तो बस अटेंडेंस लगाई और चले गए। ठीक है, और वो अटेंडेंस भी कभी तो 2 घंटे लेट आ रहे हैं, 4 घंटे लेट आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैंडेटरी डिजिटल अटेंडेंस, यानी कि अभी तो ये है कि अगर रजिस्टर में ही होना है तो कोई दूसरे को, ये लोग कई जगह विलेजेस में जाएंगे तो जो मेन टीचर है वो अपनी जगह एक डमी को भेज देता है, खुद सैलरी उठा रहा है 50,000, 10,000 उसको देता है और वो पढ़ाता रहता है। ये विलेजेस की रियलिटी है स्कूल्स की। ठीक है, यहाँ पे डिजिटल सिग्ने अटेंडेंस देनी थी, आपको खुद आना पड़ेगा, तो उसको होल्ड पे रखवा दिया इन्होंने प्रोटेस्ट करके। ठीक, और इसके लिए जश्न मना रहे हैं, ये गलत हुआ। इस डिजिटल अटेंडेंस को मैंडेटरी करना जरूरी है अगर हमें बाकी अपने स्कूल की हालत सुधारनी है। इट वॉज पुट ऑन होल्ड द मैंडेटरी डिजिटल अटेंडेंस ऑफ टीचर्स इन ए गवर्नमेंट रन स्कूल्स।
दे वर डिमांडिंग दैट सच ए सिस्टम बी फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड एट ऑल गवर्नमेंट लेवल्स। ठीक है, अब इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो उसके उसका लॉजिक क्या दिया कि पहले आप बाकी के जो गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं आप उनमें इंप्लीमेंट कीजिए, हम टीचर्स पे क्यों कर रहे हैं डायरेक्ट। कहीं से तो शुरुआत करनी है, और फिर आप लोग उस चीज की सैलरी ले रहे हो तो आपको टाइम भी आना है, पढ़ाना है और जाना है। तो ये बहुत बहुत वर्स्ट चीज हुई है। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि टीचिंग में ऐसे लोग आते आते हैं जिन्हें बस एक जॉब चाहिए, उन्हें पढ़ाने का कोई पैशन नहीं है, कोई एंथुसियाज्म नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी बीमारी है रिक्वायरमेंट ऑफ बीएड। हो सकता है कि कई बार जो बच्चा टीचिंग में बहुत अच्छा और इंटरेस्ट भी रखता हो लेकिन उसने इंजीनियरिंग किया होता है या कोई और डिग्री ली होती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि बीएड की उतनी वैल्यू नहीं है, कई बार आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं मिलती कि वो तो बीएड कर रहा है, राइट। तो आपको ये लिमिटेशन हटानी होगी, आपको सिर्फ उसका टैलेंट, उसकी टीचिंग स्किल्स देखने की जरूरत है, ना कि ये सब कि बीएड कर रहे हो, किया है या नहीं किया है। अरे तो आजकल को अगर कोई पीएससी की तैयारी करने के बाद चलो मान लो नहीं होता सक्सेसफुल, उसे टीचिंग करने का पसंद है, वो 11 12 के बच्चों को पढ़ाना चाहता है गवर्नमेंट स्कूल में, तो अब क्या जाके 2 साल का बीएड करेगा? दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट। तो हमारे यहाँ के नॉर्म्स ही बहुत खराब हैं, इसलिए हमारे यहाँ टीचिंग में ऐसे लोग आ जाते हैं जिन लोगों ने बस नाम का बीएड किया होता है, एग्जाम निकल गया, आ गए टीचिंग करने, बट कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाने में। और फिर ये इस तरह के बेफिजूल के लॉजिक देते हैं कि पहले दूसरे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए मैंडेटरी कीजिए। एंड दे वर लिटरली डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स, वो मिठाइयाँ बाँट रहे थे एक दूसरे को इस चीज़ पे। थर्ड के क्वेश्चन सेंटर ऑन टेरर इंसिडेंट्स इन जम्मू। ये टेरर टेरर इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। हुआ क्या है कि 2020 में गलवान क्लैश हुए थे जब चाइनीज के साथ, तो लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स वर विड्रॉन फ्रॉम जम्मू डिवीजन एंड डेप्लॉयड टू ईस्टर्न लद्दाख। तो कहीं ना कहीं हमने अपनी जो प्रेजेंस थी जम्मू रीजन में उसको थोड़ा सा कम किया था। अभी इसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे आज ही। चंदीपुरा वायरल इन्फेक्शन, ये क्या है, ये अभी इंडियन एक्सप्रेस में डिटेल डिस्कशन होगा इस पर। चौहान आज साइंटिस्ट टू विजिट फील्ड्स हेल्प फार्मर टू डेप्लॉय टेक्नोलॉजीज। अब देखिए हमारे यहाँ तीन चीजों का कनेक्शन बहुत मिसिंग है इसमें, फार्मिंग में। एक साइंटिस्ट, दूसरी हमारी यूनिवर्सिटीज, एंड तीसरे हमारे फार्मर्स। ये कहते हैं कि हमने इतनी वैरायटीज बना ली है सीड्स की, लेकिन ये फार्मर्स तक पहुंची कहाँ? देखिए फील्ड में जाकर आपने ट्रायल किया नहीं, कोई पायलट प्रोजेक्ट बनाकर फील्ड में डिमॉन्स्ट्रेट किया नहीं जो फार्मर देखे और समझे कि हाँ ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर आए हमारे लिए। ठीक है, यूनिवर्सिटीज में कोई ज्यादा अच्छी रिसर्च हो नहीं रही है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की हालत हम जानते ही हैं। तो उसी लिए कह रहे हैं कि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान कि आपको साइंटिस्ट को विजिट करना चाहिए फील्ड में टू हेल्प फार्मर डेप्लॉय टेक्नोलॉजी। He asked scientific community to reach out to the farmer and help them to increase production using science and technology. Country's farmer own very little land, India में at least majority of farmer, and was in need to create a model farms in them. हमें मॉडल फार्म्स बनाने की जरूरत है ताकि उससे देखे किसान, उससे सीखे और फिर अपने फार्म में उस टेक्नोलॉजी को अपनाएं। If agriculture was diversified, it was possible to increase the income of farmers. We have to work on increasing production in animal husbandry, fish farming, wheat production, pulses, oil seeds. बट अब यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान की प्रॉब्लम ये बन जाती है कि ये सब अलग मिनिस्ट्री के पास चला जाता है, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड सो ऑन। जैसे मैंने पिछले सेशन में आपसे कहा भी था कि हमें शायद फार्मर के लिए एक इंटीग्रेटेड मिनिस्ट्री बनाने की जरूरत है, क्योंकि मेजोरिटी जो उसको बेनिफिट हो सकता है ना फार्मिंग में, वो हो सकता है एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज फार्मिंग से ही हो सकता है। जैसे एक इंटीग्रेटेड मिनिस्ट्री हो, पूरे इंटीग्रेशन में काम करे, तब जाकर ही हम फार्मर की इनकम बढ़ा पाएंगे। हाउ मेनी ऑफ द 6,000 वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स डेवलप्ड बाय आईसीएआर रीच द फील्ड्स फ्रॉम द लैब्स? फार्मर एंड साइंटिस्ट आर नॉट कनेक्टेड। हमारे पास 731 कृषि विज्ञान केंद्र है। एक प्लेज लिया गया टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, साइंटिस्ट एंड फील्ड शुड बी कनेक्टेड टुगेदर। नेक्स्ट इज काफी इन्वेस्टमेंट किया जाने की जरूरत है इन बैटरी टेक्नोलॉजी रेस। अब ये बैटरीज क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो एक अपनी जगह है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम हम लोग जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इस रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन को कहीं तो स्टोर करना होगा ना, कहीं तो स्टोरेज चाहिए। और हम लोग इसी चीज को मिस कर रहे हैं आज तक कि हमारे पास उतनी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट कर लें, तो उसको स्टोर कहाँ करें? So the strategic investment of 1151 crore over 5 years could give India a significant international lead in development of advanced technologies necessary to make batteries to electrify the vehicles of tomorrow. यहाँ पे ई मोबिलिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट रोड मैप जारी किया गया। यहाँ पे बोला गया वी नीड टू
take steps to achieve advanced capabilities in developing the technological know-how to get a lead in a battery technology. The four broad areas are energy storage, cells, electric vehicle aggregates, material and recycling, and charging and refueling. हमें इस पे वर्क करने की जरूरत है. India's fleet of electric vehicle is primarily dependent on lithium battery imports. और ये हम लोग सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं मोस्टली अर्जेंटीना जैसी जगहों से. While there were announcement of large lithium reserves in India, they are yet to be sufficiently exploited through government. Okay. जम्मू कश्मीर में हमारे यहाँ कहा गया था कि एक इन्फर्ड रिजर्व्स मिले हैं हमें लिथियम के काफी सारे. कर्नाटका में भी कुछ मिले हैं बट अभी तक ऐसा कुछ उनको एक्सप्लॉइट किया नहीं गया है. तो अभी भी हम लिथियम के लिए डिपेंडेंट ही हैं दूसरे पर. लाइफ फॉर्म फ्रॉम विच ऑल अदर लाइफ डिसेंडेड. नाउ इस लूका वर्ड को याद रखिएगा. ये माना जाता है कि इसी से इस अर्थ पर सारे लाइफ फॉर्म डिसेंड हुए हैं. ठीक है. रिसर्चर्स बिलीव दैट बैक्टीरिया, आर्किया, यूकैरिया ऑल ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर. के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. ओरिजिन ऑफ लाइफ हमेशा से एक मिस्ट्री रहा है वर्ल्ड के लिए, सभी के लिए. देयर आर कॉम्बिनेशन ऑफ जियोलॉजिकल, क्लाइमेटिक एंड केमिकल प्रोसेसेस दैट गिव राइज टू द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. ठीक. अब बिल्डिंग ब्लॉक में सबसे पहले जरूरी हो जाता है एमिनो एसिड्स. वो बनना जरूरी है. अब इसकी शुरुआत कहां से हुई सबकी? 1924-29 में दो लोगों ने सजेस्ट किया कि द फर्स्ट मॉलिक्यूल मेकिंग अप द अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म्स ग्रेजुअली सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम ए प्रीमॉर्डियल सूप इन ए यंग अर्थ टेम्पेस्टुअस प्रीबायोटिक एनवायरनमेंट. और इसी को कहा गया ऑपरेंट हेल्डेन हाइपोथेसिस. इनका ये मानना था कि ये सेल्फ ऑर्गेनाइज हुए थे. द अर्लीस्ट लाइफ फर्स्ट मॉलिक्यूल मेकिंग अप द अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म, ये सेल्फ ऑर्गेनाइज हुए थे फ्रॉम ए प्रीमॉर्डियल सूप इन यंग अर्थ टेम्पेस्टुअस प्रीबायोटिक एनवायरनमेंट. ठीक है. तो ये हाइपोथेसिस निकल के आई फर्स्ट थिंग. सेकंड, मिलर एंड हेरोल्ड यूरी ने दिखाया कि इन राइट कंडीशंस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड गिव राइज टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड. दिस वाज द सेकंड फाइंडिंग. मिलर एंड यूरी इन्होंने मिक्स किया मीथेन, अमोनिया एंड वाटर, एंड व्हेन दे अप्लाइड ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट द मिक्सचर कंटेंट एमिनो एसिड्स, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक हैं प्रोटीन्स का. ओके. और इसी से फिर लाइफ फॉर्म इवॉल्व होना शुरू हुए. ठीक. तो ये दोनों रिसर्च इन साइंटिस्ट के थ्रू निकल के आई. नाउ द वेरी फैक्ट दैट द एमिनो एसिड्स कुड बी क्रिएटेड इन ब्रॉथ ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वाज ग्राउंड ब्रेकिंग. यहाँ पे आपने क्या किया? एमिनो एसिड्स जो कि एक बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का, उसको आपने कहाँ से क्रिएट किया? आपने क्रिएट कर लिया उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक मीथेन, अमोनिया एंड वाटर के मिक्सचर से. जबकि जो अदर थ्योरीज हैं वो अलग अलग बात करती हैं कि मेटेरॉइड्स फ्रॉम द स्पेस कुड हैव ब्रॉट द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ sustained by discoveries on the earth as well as outside earth. जापान का हायाबुसा 2 मिशन आपको याद होगा, ये एस्ट्रॉइड रिग्यू पे गया था. इट इंडिकेटेड द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 20 एमिनो एसिड्स देयर. तो अब या तो ये एमिनो एसिड्स इस तरीके से बने थे इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके, जैसा कि इन दोनों ने दिखाया, या फिर ये जो एमिनो एसिड्स हैं ये सीधे एस्टेरॉइड्स के थ्रू आए थे धरती पर और फिर आगे लाइफ फॉर्म इवॉल्व होना शुरू हुए. और ये एस्ट्रॉइड्स वाली थ्योरी हायाबुसा 2 मिशन ने प्रूफ की थी, क्योंकि उसने एक एस्ट्रॉइड था रिव्यू, उस पर रिसर्च के लिए भेजा था मिशन, और वहां पे रिसर्च में निकल के आया था कि इस एस्टेरॉइड पे मोर देन 20 एमिनो एसिड्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट. ठीक है. तो ये मान सकते हैं कि शायद कभी एस्टेरॉइड की बम्बार्डमेंट की वजह से यहाँ पे एमिनो एसिड्स की प्रेजेंस हुई हो, लाइफ फॉर्म इवॉल्व होना शुरू हुआ हो. ठीक है. तो ये तीन बातें अभी तक थ्योरी निकल के आई. अब लुका की बात करते हैं. Researchers believe all three branches of life, जो कि मानी जाती हैं कि बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकेरिया. ओके. These are three branches of life. They all originated from a single cell called the last universal common ancestor, Luca. ये माना जाता है कि तीनों लाइफ जिनसे लाइफ फॉर्म इवॉल्व हुई है ये तीनों लूका से इवॉल्व हुए थे. However, there is no fossil evidence to support the existence of Luca. An important concept that allows scientists to reconstruct the tree of life is the theory of molecular block. Researchers routinely use करते हैं molecular clock को to understand the evolution of various life forms on Earth through time. ठीक है. तो ये जितनी भी हमारे लाइफ फॉर्म के इवोल्यूशन हुए हैं, इसको अगर हमें से ये पूछा जाए एग्जाम में कि ये कैसे पता लगाया जाता है, तो ये पता लगाया जाता है थ्रू molecular clock. Using a molecular clock, the team estimated when Luca could have originated. तो ये इन्होंने estimate किया कि around 4.2 billion year ago, just 3 million years after the Earth formed. ओके. तो यहाँ पर ये 3-4 बातें थी जो पता होनी चाहिए. आगे चलते हैं. ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना.
यहाँ पर ह्यूबल टेलीस्कोप ने ये कैप्चर किया है। इट शोज द स्टार क्लस्टर ओमेगा सेंटोरी। इनका कहना है कि यहाँ पे एक स्ट्रेंज चीज देखी गई है, दैट देयर इज एब्सेंस ऑफ मीडियम साइज ब्लैक होल्स बिटवीन वेरी स्मॉल एंड वेरी बिग एक्सट्रीम। बिग ब्लैक होल्स दिख रहे हैं, स्मॉल ब्लैक होल्स दिख रहे हैं, लेकिन मीडियम साइज के ब्लैक होल्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। ओके, इट फाउंड द बेस्ट एविडेंस येट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द मिसिंग लिंक ब्लैक होल्स। और अब देखिए, देखने में सुंदर भी बहुत लग रहा है, और अगर इतने स्टार्स, इतनी गैलेक्सीज है, तो फिर सिर्फ एक अर्थ पर ही लाइफ फॉर्म हो, ये भी बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है। सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन डज नॉट ईज द टेस्ट। अब देखिए, इन लोगों ने लिखा है, दोनों ने ये आर्टिकल, इनका कहना है कि वापस से स्टेट्स को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जानी चाहिए एग्जाम्स कंडक्ट कराने की। पर ऐसा भी नहीं है। स्पेशली हमने हमारे एमपी में देखा, व्यापम घोटाला बहुत बड़ा घोटाला था। उस टाइम पर जो पीएमटी हुआ करता था, प्री मेडिकल टेस्ट, फिर इसमें मेडिकल सीटें जम के बेची गई, ये सब स्टेट के थ्रू ही होता था। उसके बाद जब नीट लाया गया तो ये माना गया कि चलिए अब ये सिस्टम रिफॉर्म होगा, बट नीट में भी जब इस तरह से पेपर लीक आया तो फिर देखा गया कि ये भी फुल प्रूफ नहीं है। बट दी थिंग इज कि ये चीजें जब तक इसी तरह से चलती रहेंगी, जब तक कल्प्रिट्स को हार्डली पनिश नहीं किया जाएगा। हमारे यहाँ खुद एक बीजेपी के बहुत बड़े मंत्री हुआ करते थे, वो इन्वॉल्व थे, वो जेल भी गए। उसके बाद उनको जब बेल मिली तो स्वागत करने के लिए 140 गाड़ियां आई थी उनको लेने। ठीक है, जब तक हम लोग इस तरह के लोगों को और ज्यादा सर चढ़ाते रहेंगे, ठीक है, और ज्यादा इनको वैल्यू देते रहेंगे, और पनिशमेंट तो मिलना दूर की बात है कि पब्लिक आजकल ऐसा हो गया है कि शायद पब्लिक ने मान ही लिया है कि करप्ट लोगों को अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया उन्होंने, जानते हुए कि सामने वाला करप्ट है, उसने आप ही के हक को मारा है, उसके बाद भी जनता उन्हीं को अपना लीडर बना लेती है। In 2017, Government of India established NTA, that is National Testing Agency, to conduct entrance examination for professional courses. एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशन रखा गया। एनविजन तो किया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में करेंगे, ठीक है, और एनटीए में स्पेशलिस्ट होंगे इन द साइंस ऑफ टेस्टिंग टू सेटअप एप्रोप्रिएट क्वेश्चन बैंक्स एंड ऑल्सो इवेलुएट फ्रेमवर्क एंड ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपर्टीज। लेकिन और यहाँ पर इसको सारी जिम्मेदारियां दे दी गई कि 15 से ज्यादा एंट्रेंस एग्जाम जो होते थे, अब वो एक ही एजेंसी कराएगी, सीयूईटी, दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसमें भी इस बार 30 से ज्यादा क्वेश्चंस के गलत आंसर दिए गए, इवन ऐसे क्वेश्चंस के भी जिनके आंसर सीधे सीधे एनसीईआरटी में दिए गए थे, दिए हुए हैं, ठीक है, वो भी गलत दिए गए थे यहाँ पर। पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन के लिए भी दे दिया गया। बट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज अ वेरी लीन एंड थिन ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट ऑफ द वर्क इज आउटसोर्स। ठीक है, यहाँ पर मैन पावर बहुत कम है और अधिकतर वर्क आउटसोर्स कर दिया जाता है दूसरी एजेंसीज को। इट इज हेडेड बाय ए चेयरमैन एंड एन आईएएस ऑफिसर वर्किंग एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब आप बताइए कि टेस्टिंग एजेंसी में आपको एक्सपर्ट्स रखने चाहिए, आपको उसी फील्ड के लोग रखने चाहिए जो ये चीजें समझ सकें, बट हमारे यहाँ बीमारी है कि हम लोग हर जगह पे आईएएस ऑफिसर्स पे बिठा देते हैं एज इफ दे नो एवरीथिंग, neither of whom have the required competence to build an institution as contemplated. Pertinent क्वेश्चन क्या निकल के आता है? एनटीए कंडक्ट्स एग्जामिनेशन पेन एंड पेपर मोड दैट प्रोवाइड्स ह्यूज स्कोप फॉर मैल प्रैक्टिसेस। बात की गई थी इलेक्ट्रॉनिक मोड में एग्जाम्स कराने की, बट ये पेन एंड पेपर मोड में हो रहा है, उस वजह से काफी ज्यादा मैल प्रैक्टिसेस देखी जा रही है, पेपर लीक हो रहे हैं। नीट, which is conducted by NTA, was conceived with the best intention but has gone hopelessly wrong due to faulty and incompetent implementation. The idea was to standardize the quality of students aspiring to become doctors and verifying standards of school boards, क्योंकि हमारे यहाँ पे सभी स्टेट में अलग अलग बोर्ड चलते हैं, ठीक है, तो कुछ में इजी है, कुछ टफ है। तो यहाँ पर कोशिश ये की गई थी कि एक ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होगा तो एक स्टैंडर्ड्स जो होंगे वो सेम होंगे, तो अच्छी क्वालिटी के स्टूडेंट्स मिलेंगे जो डॉक्टर बन पाएंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया। इट्स फ्लॉड इम्प्लीमेंटेशन एंड द वाइड स्प्रेड लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर, आर्बिट्री मैनर ऑफ अवॉर्डिंग ग्रेस मार्क्स, ये बहुत बड़ा इशू है, आर्बिट्री मैनर ऑफ अवॉर्डिंग ग्रेस मार्क्स एंड कंडक्टिंग ए री एग्जामिनेशन फॉर जस्ट ए हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स एंड नाउ टिंकरिंग विद द रैंकिंग हैव ऑल मेड द होल प्रोसेस मर्की। ये पूरा नीट को इन्होंने रायता बना दिया। ओके, यहाँ पे डिस्ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है और ज्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं इस एनटीए पर। However, the leaks were localized only to Patna and Godhra and arrested of wrongdoers were reported. पहले तो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने मना कर दिया था कि कोई लीक नहीं हुआ है, फिर बाद में जब ये अरेस्ट हुई तब जाके माना उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज स्टेप्ड इन एंड गवर्नमेंट हैज सेड दैट इट इंटेंड्स टू स्टार्ट द काउंसलिंग प्रोसेस नाउ। ठीक है, और ये हमने 3-4 दिन पहले देखा भी था, गवर्नमेंट कह रही है हम काउंसलिंग स्टार्ट कर रहे हैं, अगर बाद में प्रूफ हुआ कि कोई गलत था तो हम उसको निकाल देंगे, बट ऐसा होता नहीं है। In the wake of widespread fears of the integrity of other national tests have been compromised, government has now constituted a 7-member high-level committee of experts chaired by former chairman of ISRO, that is K Radhakrishnan. और उनको क्या काम दिया गया है, द टर्म ऑफ रेफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इन पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। ये जो कमेटी एग्जाम सेटअप की गई है उसको काम दिया गया है रिफॉर्मिंग द मैकेनिज्म ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसेस टू फोरस्टॉल एंड पॉसिबली ब्रीच
Based on review of the standard operating procedures, suggesting monitoring mechanism, improving data security protocol to enhance the robustness of the examination, making recommendation on the structure and functioning of the NTA, defining the roles and responsibilities of functionaries at all levels, and establishing responsive grievance redress mechanism. ठीक है, ये सब इसके टर्म ऑफ रेफरेंस हैं इस कमेटी के लिए। अब पता है आपको वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम जो माना जाता है गाओ का चाइना का, वहां पे जब ये एग्जाम के दिन आते हैं तो करीब एक महीने पहले ही उस एग्जाम से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनको एक अलग जगह पे ले जाया जाता है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन सेट करने वाले हैं या प्रिंट करने वाले हैं ये सबको एक अलग जगह पे ले जाया जाता है आउटसाइड द सिटी, और वहीं रखते हैं जब तक वो एग्जाम कंडक्ट ना हो जाए। इस लेवल की आप कह सकते हो कि अलर्टनेस मेंटेन करके रखते हैं वो लोग, पर हमारे यहाँ तो मजाक चल रहा है सब कुछ। डिसेंट्रलाइजेशन एज अ वर्केबल ऑप्शन, ये कह रहे हैं वापस स्टेट्स को जिम्मेदारी दे दी जाए, तो वो तो और भी बुरा था इससे। Reports of widespread cheating and leakages in the examination conducted at the national level force us to reconsider and review the centralized testing mechanism for higher education institution. Testing bodies could be restructured to incorporate domain expert। ये ज्यादा जरूरी है कि एनटीए में आईएएस ऑफिसर्स की जगह हमें डोमेन एक्सपर्ट्स को लाने की जरूरत है, टेस्टिंग एक्सपर्ट्स को लाने की जरूरत है, and also the IT measures of not just testing tools but also the cyber safety and multiple type of safeguards that are necessary to conduct large scale exams in fair manner and where every decimal counts for a student. So the case for decentralization seems strong and appropriate. Decentralizing the examination process to states and differing government entities could reduce the element of risk, and the central government's role could be to mandate the standard to follow for higher education institution, ताकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टैंडर्ड सेट कर सकती है ताकि एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। With the emergence of national level common entrance exams for every professional course or university course, school leaving examinations have become redundant। ठीक है, आजकल 11-12 के बच्चे क्या करते हैं, डमी स्कूल ले लेते हैं और कोचिंग में अपना टाइम देते हैं। ठीक है, देयर आर नाउ डमी स्कूल्स, instead coaching centers have mushroomed। The growth of coaching industry has damaged the schooling system insidiously and relentlessly। This trend has to stemmed and value of school restored by percentage of school leaving marks to the final scorecard of candidates entrance exam। यानी कि हमारे जो एंट्रेंस एग्जाम होंगे चाहे हम पास भी कर लें तो स्कूल का जो 12th में हमारा स्कोर रहा होगा उसका कुछ परसेंटेज इंक्लूड किया जाए। हालांकि ये फैक्टर लिया गया था आईआईटी के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें, पर इसको अबेंडन कर दिया गया बाद में विदाउट एनी डिबेट। अबेंडन करने की वजह ये थी कि कुछ स्टेट्स हैं या सीबीएसई है वहां पर ऑन एन एवरेज 70-75% ही आते हैं। ठीक है, बट कुछ स्टेट बोर्ड ऐसे हैं जहां पे 95-96% भी इजिली आ जाते हैं बच्चों के। ठीक है, तो फिर इसमें वेरिएशन हो जाता है कि अब जब आप आईआईटी में फाइनल मार्क्स जोड़ेंगे तो आपने 40% वेटेज दे दिया आपके 12th के मार्क्स को, बट ये सीबीएसई से पढ़ने वाला बच्चा इसके 12th के मार्क्स उतने अच्छे नहीं है, जबकि ये स्टेट बोर्ड से पढ़ने वाला बच्चा इसके 12th के मार्क्स बहुत अच्छे दिए गए। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये 40% जो रखा गया था उसमें एडवांटेज मिल जाता था इसको, तो ये हटा दिया गया। नेक्स्ट इज हीट वेव्स आर इवेपोरेटिंग द राइट टू प्ले। इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है बट मैंने हाईलाइट कर दिया है, मैं इसको आपको डायरेक्ट ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप इसको पढ़ सकते हैं, बट अगेन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। ये है वो आर्टिकल जो कह रहा है ट्राइंग जुवेनाइल्स एज अडल्ट इज नॉट द आंसर। तो फिर क्या करें, इस तरह के हीनस क्राइम को अगर हम नहीं रोकेंगे तो फिर कैसे रुकेगा ये। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लाया गया था, मैं इस पर आपको शॉर्ट नोट दे दूंगा, ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पे, ताकि हमें लास्ट में एग्जाम टाइम पे प्रिपेयर ना करना पड़े। Adolescents were initially brought before the Juvenile Justice Board, which granted him bail under seemingly lenient condition। ठीक है, ये वो केस है जहां पर एक कार से एक टीनेजर ने दो लोगों को मार दिया था पुणे में, उस केस की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसको लेकर आए थे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने, जिसने इसको इजिली बेल दे दी लीनियंट कंडीशन पर कि आप एक ऐसे लिख दीजिए कैसे हम ये रोक सकते हैं एक्सीडेंट्स वगैरह को। ठीक है, जबकि दो टेकीज की जान गई थी इस एक्सीडेंट में। फिर काफी सारा बैकलिश हुआ ट्विटर और सोशल मीडिया पर, तो फिर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने मॉडिफाई किया अपने ऑर्डर को, डायरेक्टिंग द एडोलसेंट डिटेंशन इन एन ऑब्जर्वेशन होम। फिर ये जो ऑर्डर दिया जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने, इसको चैलेंज किया गया बिफोर बॉम्बे हाई कोर्ट, एंड बॉम्बे हाई कोर्ट डायरेक्टेड हिज रिलीज ऑन द ग्राउंड दैट ही वाज ग्रांटेड बेल इन अकॉर्डेंस विद द ड्यू प्रोसीजर। क्योंकि जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का जो प्रोसीजर आपने रखा, इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो है लेकिन उसके अलावा प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ ज्यादा डोमिनेंट है। तो अब जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश किया गया जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में, उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग उन्होंने बेल दी थी, तो इसको वापस रिस्टोर कर दिया हाईकोर्ट ने। High Court noted that Juvenile Justice Act is not only a beneficial legislation but also a remedial one। ठीक है, ये मोस्टली आपको पनिश करने के लिए बनाया गया है या आपको सुधारने के लिए बनाया गया है, बट अगर इतने हीनस क्राइम करने के बाद भी हम किसी को सिर्फ ये सोचें कि हम इसको सुधार देंगे तो आई थिंक हम लोग किसी इल्यूशन में जी रहे हैं।
The power of juvenile justice system to address severe offenses like drinking driving and demand for accountability in cases involving young offenders. अब क्वेश्चन मार्क आता है क्या ऐसे केस में इनको हमें एडल्ट की तरह ट्राई करना चाहिए? तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अलाउज फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ ट्राइंग एडोलसेंट अबव 16 एज एडल्ट इफ दे आर अक्यूज ऑफ कमिटिंग हीनस ऑफेंस। ठीक है, अगर अबव 16 है तो ये एक्ट अलाउ करता है कि आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। और ये उसी केस की वजह से किया गया जो दिल्ली गैंगरेप हुआ था निर्भया का, उसके बाद ही एक वर्मा कमेटी बैठी थी, जस्टिस वर्मा कमेटी, उसने ये रिकमेंडेशन दिया था कि हीनस क्राइम में रेप मर्डर तो 16 से ऊपर वालों को भी एडल्ट की तरह ट्राई किया जा सकता है। ओके, बट अब ये जो ड्रिंक एंड ड्राइव है ये इतना हीनस क्राइम नहीं माना जाता, लेकिन उसमें जान तो गई है दो लोगों की। ठीक है, तो वो क्राइम तो वो भी बहुत सीरियस है। ए हीनस ऑफेंस इज वन विद ए मिनिमम पनिशमेंट ऑफ 7 years और मोर, such as culpable homicide causing death by negligence, which are common in drunken driving cases, are not considered as a heinous offense. जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को अमेंड किया गया 2021 में। इट नाउ कैटेगराइज एन ऑफेंस दैट हैज नो मिनिमम सेंटेंस बट ए मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ मोर देन 7 years एज अ सीरियस ऑफेंस। ठीक है, ये कैटेगरी में डाल दिया गया है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है दैट कंडक्ट्स ए प्रिलिमिनरी असेसमेंट टू डिटरमिन इफ दे शुड बी ट्राइड एज एन अडल्ट। ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बताएगा आपको क्या इस लड़के को एडल्ट की तरह ट्राई किया जा सकता है। सेकंड इज द एडोलसेंट इज ट्रांसफर्ड टू ए सेशन कोर्ट which independently assess the suitability of trying the adolescent as a adult। ठीक है, उसके बाद ये सेशन कोर्ट में जाएगा और वहां पे भी यही देखा जाएगा कि क्या इसको एडल्ट की तरह ट्राई किया जा सकता है। ये एडोलसेंस क्या होती है? ये एक एज होती है वेयर टेम्पररी डेवलपमेंटल स्टेज कैरेक्टराइज्ड बाय इमैच्योर जजमेंट एंड अंडर डेवलप्ड इम्पल्स कंट्रोल। ठीक है, बट इम्पल्स कंट्रोल इतनी भी अंडर डेवलप नहीं है कि आप एक 9 साल की बच्ची का रेप करो और कहो कि हम तो बच्चे हैं। The juvenile justice system emphasizes rehabilitation and social integration over punishment, acknowledging that adolescents, due to their high neuroplasticity, are more receptive to change. The Juvenile Justice Board can prescribe interventions such as therapy, psychiatric support, and de-addiction during and after institutionalization. तो अब ऐसे हीनस क्राइम जहां वो रेप करके मर्डर करके आए 6 साल की बच्ची का, उनको आप क्या थेरेपी दे लोगे, क्या साइकेट्रिक सपोर्ट की जरूरत है उन्हें, क्या डी एडिक्शन कर लोगे आप उनका? हीनस क्राइम्स आर हीनस क्राइम। ठीक है, वो जब तक अपनी खुद पर नहीं बीतती ना तब तक लोग इसी तरह के आर्टिकल लिखते रहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आई स्टिल रिमेंबर ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन डेज जब निर्भया गैंगरेप हुआ था तो एक आर्टिकल आया था, वहां पर उसकी मदर को कहा जा रहा था कि आपको रिवेंज के बदले रिवेंज नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आंखों के बदले आंखें मत दिखाइए, डोंट प्ले फायर विद फायर एंड ऑल दोस नॉनसेंस। और उससे कह रहे थे कि एज अ मदर इनको माफ कर देना चाहिए इन लड़कों को, ये एक अच्छा मैसेज जाएगा सोसाइटी में। ठीक है, तो इस तरह के आर्टिकल्स लोग लिखते रहते हैं, बट जरूरी नहीं है कि हम उससे फुली एग्री करें। इन सम जुरिस्डिक्शन कन्विक्टेड ड्रंक ड्राइवर्स आर रिक्वायर्ड टू फेस ए विक्टिम इम्पैक्ट पैनल। ये यूएसए में जनरली होता है कि अगर जैसे सामने वाले के अगेंस्ट आपने क्राइम कर लिया है तो उसको, अगर वो जिंदा है सपोज, सिर्फ डैमेज हुआ है, या उसकी फैमिली को आपके सामने खड़ा किया जाता है ताकि आपको वो गिल्ट महसूस हो सके, आप देख सको कि आपने जो किया उसकी वजह से उसकी फैमिली पे आज क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, इसको कहते हैं विक्टिम इम्पैक्ट पैनल ऑफ रिलेटिव्स ऑफ विक्टिम्स हु एक्सप्रेस हाउ द इंसिडेंट अफेक्टेड देयर लाइफ। It personalizes the loss and grief experienced by the victim and gives an opportunity to offender to express regret। अब इस केस में 9 साल की बच्ची के माँ बाप को आप सामने खड़ा भी कर दो और ये तीनों लड़के रिग्रेट भी फील कर लें तो उससे क्या होने वाला है? कुछ सुधर तो नहीं जाएगा, राइट? उनको लगता है कि इससे सामने वाले को एहसास होता है अपनी गलती का। They also expose the adolescent to an education regarding accountability and sensitivity to fellow human beings to foster their transformation into responsible adults। Facing the victims or their families can be powerful and transformative experience for the offenders। ये छोटे मोटे क्राइम के लिए ठीक है, जैसे आप रैश ड्राइविंग कर रहे थे, कहीं कोई टकरा गया, ठीक है, जब तक जान ना गई हो, टकरा गया और उसकी बॉडी डैमेज हुई है तो आप दिखा सकते हैं एक बार को कि सामने वाले को रिग्रेट हो कि तुम्हारी वजह से इसकी फैमिली में कितनी दिक्कतें होंगी। लेकिन आप रेप करके मर्डर कर दिया किसी का और आप इस तरह की सजेशन दे रहे हो कि इस तरह की चीजें कर सकते हैं, तो ये सब फालतू की बातें हैं। This approach recognizes that crime is often the outcome of complex interplay of societal and psychological factors। Trying adolescent as the adult sidestep the problem of weak implementation of the juvenile justice system। ये बेकार आर्टिकल था, आई वोंट से कि उसको आपको करनी। यहाँ पर न्यूरो राइट्स की बात की गई। अब जरा से ये पॉइंट पढ़िए। In 2021, Chile became the first country to legally recognize its citizens' neuro rights। A technological development in the country must respect people's physical and mental integrity and its laws should protect brain activity and information related to it। ठीक है, दिमाग की बीमारियां बहुत हो रही हैं लोगों को फोन चलाने से,
तो ये एक फॉर्डर मटेरियल की तरह आपका काम करेगा। चिली का एग्जांपल आप कोट करें और इंडिया के कंटेक्स्ट में भी कहें कि हमें भी लोगों की न्यूरो राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। ठीक है, हमें लोगों की फिजिकल एंड मेंटल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना जरूरी है एंड लॉज बनाने चाहिए टू प्रोटेक्ट ब्रेन एक्टिविटी एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इट। अब न्यूरो एथिक्स है क्या? तो न्यूरो एथिक्स इज रिलेटेड टू दैट राइट टू थिंक फ्रीली एंड राइट टू सेफगार्ड वंस मेंटल स्टेटस and thoughts from surveillance and monitoring are precious fundamental rights, but technological advancement may cheapen them in some contexts. Experts strive to adopt ethical standards such that humankind benefit from the use of neurotechnologies while minimizing harm, and this is the principal concern of neuroethics. देखिए, कहीं ना कहीं एक वक्त आएगा जब शायद लिमिट लगानी पड़ेगी कि आप पर डे कितने घंटे इंटरनेट सर्फ कर सकते हो या मोबाइल चला सकते हो। अब वो किस तरीके से होगा पता नहीं, लेकिन अगर इसी तरीके से लोग मोबाइल में टाइम वेस्ट करते रहे तो मेंटल डिसऑर्डर जरूर जनरेट कर लेंगे। इंडोनेशिया। अब देखिए, एक बार क्वेश्चन आया था कोबाल्ट को लेकर कि कौन सी कंट्री सबसे 3/4 ऑफ द कोबाल्ट प्रोड्यूस करती है, वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, इस तरह का सीधा सीधा क्वेश्चन कई बार प्रीलिम्स में आ जाता है। तो अब इंडोनेशिया के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमें काफी सारा प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है निकल का। जनरली ये यूटेंसिल्स में यूज किया जाता था पहले, लेकिन अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह में यूज होने लगा है। इंडोनेशिया एम्स टू डोमिनेट द वर्ल्ड्स निकल सप्लाई एंड इट सक्सीडिंग। मोर देन दी हाफ ऑफ द सप्लाई ऑफ निकल और ग्लोबली। ठीक है, तो मोर देन हाफ 50% निकल सप्लाई इंडोनेशिया कर रहा है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील में यूज किया जाता था, बट अब ऑटोमेकर्स में भी यूज किया जा रहा है, जैसे टेस्ला। दे नीड इट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज एंड क्लीन इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स। बट इसका असर कहाँ हो रहा है? इंडोनेशिया, जहां पर की ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, और रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं और वो डैमेज हो रहे हैं इसकी वजह से। सराउंडिंग फॉरेस्ट डिसअपियर्स ट्वाइस एज फास्ट। इंडोनेशिया हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ निकल। इसको स्टार मार्क कर लीजिए और याद रखिएगा, लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ निकल इंडोनेशिया के पास है इन दी वर्ल्ड। अंटिल रिसेंटली इट मोस्टली सोल्ड इट्स निकल डिपॉजिट ओर। ठीक है, वो सिर्फ ओर को एज इट इज सेल कर देता था माइन करके, क्योंकि उसके पास प्रोसेसिंग प्लांट्स नहीं थे टू रिफाइन द मेटल। बट अब उसने सोचा कि जब ज्यादा कीमत मुझे प्रोसेसिंग करके मिल सकती है, जैसे हम आयरन बना के बेचें तो ज्यादा कीमत मिलेगी, अगर हम सीधे आयरन और सेल कर देंगे तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा। तो इन्होंने भी प्लांट्स लगाए, प्रोसेसिंग प्लांट्स। इंडोनेशिया निकल और लाइस इन शैलो डिपॉजिट इजिली एक्सेसिबल व्हेन दी रेन फॉरेस्ट इज कट डाउन। ठीक है, तो राइजिंग डिफॉरेस्टेशन की यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, रिवर्स पॉल्यूट हो रहे हैं, मैंग्रोव्स कट किए जा रहे हैं टू डेवलप दी स्मेल्टर एरियाज इन कोस्टल एरियाज। उसके बाद जो वेस्ट निकल के आ रहा है कोल पावर प्लांट से, दैट इज अनदर प्रॉब्लम। इंडोनेशिया इज वर्ल्ड्स थर्ड मोस्ट रेन फॉरेस्ट कवर कंट्री। ठीक है, तो इंडोनेशिया में रेन फॉरेस्ट को एक तो सबसे पहले पाम ऑयल कल्टीवेशन ने डैमेज किया, अब निकल माइनिंग इसको डैमेज कर रहा है। होम टू जाइंट फॉरेस्ट फ्लावर्स, एंडेंजर्ड orangutans एंड एलिफेंट्स। यूएन रिपोर्ट आई है यहाँ पर, जिसका कहना है कि देर इज वाइड स्प्रेड फोर्स लेबर इन नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया में वैसे कोई लॉस नहीं है, तो वहां तो सब कुछ हो सकता है। सोलोमन आइलैंड, ये एक पैसिफिक आइलैंड ग्रुप है जो कि बहुत गरीब माना जाता है। यूएस ऑस्ट्रेलिया इसको फंडिंग देते रहते थे। ठीक है, और पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज में चाइना अपना एंट्रेंस बढ़ा रहा है, और उसी के चलते उसने सोलोमन आइलैंड को प्रॉप अप किया उसके बजट को बाय $20 मिलियन इंजेक्शन फ्रॉम चाइना। ठीक है, ये पैसिफिक आइलैंड में आता है, क्योंकि यहाँ पे चाइना स्ट्रेंथन करना चाहता है अपनी स्ट्रेटेजिक होल्ड को। बीजिंग हेलिंग चाइना's ट्रांसफॉर्मेटिव प्रेजेंस इन वन ऑफ द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट नेशंस। यहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने में मदद की है इसने। सोलोमन आइलैंड बिकेम वन ऑफ चाइना's मोस्ट वोकल सपोर्टर इन साउथ पैसिफिक सिंस एब्रप्टली सीवरिंग डिप्लोमेटिक टाइज विद ताइवान इन 2019। ठीक है, अभी 5 साल ही हुए हैं जब से चाइना के साथ इनके रिलेशन स्टैब्लिश हुए हैं, क्योंकि उसके पहले ये ताइवान को रिकग्निशन देते थे। फिर कंडीशन यही होती जाने की हमेशा कि अगर आप ताइवान के साथ डील कर रहे हो तो आप हमारे साथ नहीं कर सकते। तो इसने 2019 में ताइवान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म कर लिए, तब जाके चाइना इसके क्लोज आया। Now, since the establishment of bilateral partnership with China 5 years ago, the relationship has grown from strength to strength, with China assisting in transformative projects. Australia and US, they are also closest security partner, and they have offered similar amount of budgetary support in the past. ओके, तो यहाँ पे हमारा द हिंदू खत्म होता है। इंडियन एक्सप्रेस में एक दो अच्छे आर्टिकल्स हैं, उनको देख लेते हैं हम। देखिए, यहाँ पर मैं किसी आर्टिकल हद से ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि हम 2 न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं। अगर हम उसमें टॉपिक्स को डिटेल में लेने जाएंगे, जैसे हमें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ऑब्वियसली डिटेल में देखना है, तो वो चीज मैं आपके साथ ब्रेन में कर देता हूँ। ठीक है, तो आप प्लीज ब्रेन को सीरियसली लीजिए, उसको मजाक में मत लीजिए, वो आपके लिए बहुत काम की है। चलिए, यहाँ पे हम पहले ये जानते हैं कि आखिर ये जो टेररिस्ट अटैक बढ़े हैं, इनके पीछे का रीजन क्या है। फर्स्ट, देयर वर गैप्स इन द सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ए
Just a second, let me change this. There were gaps in the security infrastructure of a belt that saw long stretches of peace until recent year. ये जम्मू में काफी वैसे पीस ही माना जाता था, लेकिन अभी पिछले कुछ मंथ से देखा गया है कि यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ी हैं। ठीक है, स्पेशली इन एरिया साउथ ऑफ पीर पंजल रेंज, जैसे पूंछ डिस्ट्रिक्ट, राजौरी एंड जम्मू। इसमें देयर हैज बीन सर्ज इन हाई इंटेंसिटी टेरर टारगेटिंग सिक्योरिटी फोर्सेस एंड सिविलियंस। इसके हम कुछ रीजंस देखते हैं आगे। यहाँ पे काफी सारे रीजंस मिल जाएंगे हमें, जो आपको अपने नोट्स में ऐड करने चाहिए। मैंने आपके साथ एक मेंस का सेशन किया था ना, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, तो उसी में आपको ये सारे पॉइंट्स ऐड करने हैं आज। India's adversaries have been actively abating terrorism and encouraging proxy तंजीम। तंजीम का मतलब है यहाँ पे ग्रुप्स विद ए कॉमन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और ये कौन एनकरेज कर रहा है? इंडिया के एडवर्सरीज। तो इनडायरेक्टली किसका मेंशन किया जा रहा है यहाँ पे? पाकिस्तान का। नो, अब यहाँ पे दिए हैं ढेर सारे रीजंस जो कि खुद यहाँ पर ऑफिशियल्स ही पॉइंट कर रहे हैं। फर्स्ट इज there is some amount of complacency may have crept into counter-insurgency mindset of the forces deployed in Jammu division. This is the first reason. Second, कि जब मॉक ड्रिल्स की जाती है तो उसमें कुछ माइनर स्लिपेजेस रह जाते हैं। माइनर स्लिपेज इन द ड्रिल्स हैव बीन नोन टू कॉज ए मेजर लॉसेस, जैसे कि पुलवामा के टाइम पर हुआ था। नेक्स्ट, थर्ड इज ट्रूप रिडक्शन किया गया है, क्योंकि काफी सारे ट्रूप्स को हमने गलवान की तरफ भेज दिया था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना के साथ। ओके, एंड दिस लेड टू एन इंक्रीज एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईच बटालियन। सॉरी, नेक्स्ट इज फोर्थ, कैरिंग आउट दी अटैक्स क्लोज टू इंटरनेशनल बॉर्डर। जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके अराउंड ही, जैसे पूंछ डिस्ट्रिक्ट और ये सब वहीं इंटरनेशनल बॉर्डर से क्लोज है, तो वहीं से ये लोग आते हैं, अटैक करते हैं और चले जाते हैं। Unlike Rajouri and Poonch, these areas, even though part of Jammu region, they come under the Army Western Command, which does not undertake counter-terrorism operation. Next is fifth, additional troops की हमें जरूरत तो है, but first they need to be trained and will need familiarization period. ठीक, क्योंकि जब तक, जैसे कि आपने एक मूवी आई थी शेरशाह, उसमें देखा होगा, जब तक आपकी वहां ग्राउंड लेवल पे लोगों के साथ एक अच्छी रैपो ना बने, जब तक आपको ग्राउंड लेवल से फीडबैक मिलना शुरू ना हो, तब तक टेररिस्ट ऑपरेशन कामयाब होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो एक नया ऑफिसर जाएगा, उसकी कोई गुडविल नहीं है वहां पर लोकल्स के बीच, तो वो उतना कॉपरेट नहीं करते हैं उस पर। Jammu has been made the new theater of operation against security forces by militant outfit as planned strategy। और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि आर्म फोर्सेस का फोकस जम्मू शिफ्ट हो जाए और कश्मीर में टेररिस्ट को रीग्रुप होने का टाइम मिल जाए। ठीक है, ये सिर्फ डाइवर्जन टैक्टिक्स हैं। Then infiltration along the international border is comparatively easier than LOC, and these attacks are led by Jaish-e-Mohammed and Lashkar-e-Taiba. This is 7th point. Then border management is the key to handling the increased militant activity in the region while also remaining cautious in the valley, since shifting focus on Jammu allows militant outfits to regroup in Kashmir. This is the most important point. ठीक है, ये जम्मू में इसलिए अटैक किए जा रहे हैं ताकि कश्मीर में रीग्रुप होने का टाइम मिल जाए। नाउ जैसे जैसे हमने टेक्नोलॉजी को और ज्यादा यूज किया है इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए, सो देयर इज लाइकलीहुड ऑफ रिड्यूस्ड ग्राउंड कनेक्ट। वहां ग्राउंड से फीडबैक आना आपके लिए कम हो गया, क्योंकि उतना ज्यादा आप जाते नहीं हो। विच हैज बीन नोन टू डिलीवर द बेस्ट ऑपरेशन इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आप मिस नहीं कीजिएगा अपने आंसर में, एक फर्स्ट ये और दूसरा ये वाला। ठीक है, दो जरूर इंक्लूड कीजिएगा। There is lack of adequate ground level intelligence and hardened and motivated terrorists with meticulous planning. The lack of human intelligence feeding security forces. Nearly all attacks in the Jammu region have been carried out by the foreign terrorists. तो locals का involvement नहीं है उसमें. Next is these militants are bringing sophisticated equipment such as night vision glasses, M4 rifles. There is increased instances of narco terrorism facilitated both by people and drones. ठीक है, जो ड्रग्स भेजी जाती है साइड, अभी ड्रग्स से क्या होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, फंड आते हैं, और ये फंड फिर टेररिस्ट वहां के लोकल लोगों को पैसा देके अपनी तरफ शिफ्ट करने में कोशिश करते हैं। जनरेटिंग एडिक्वेट फंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू लोकल्स एंड टू फंड टेरर एक्टिविटीज। नाउ दिस इज थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो ये जिन पे स्टार लगाएं, ये 3 पॉइंट्स उस मेंस 450 वाले वीडियो में जरूर ऐड कर लीजिएगा। एन इंक्रीज इनफ्लो ऑफ फंड कैन एनहांस द नेटवर्क ऑफ ओवरग्राउंड वर्कर्स। चलिए आगे चलते हैं। टॉप कोर्ट कैच बिहार डिसीजन टू क्लासिफाई तंती तंतवा एज एससी। ठीक है, अब दिक्कत ये है कि एससी की लिस्ट को स्टेट गवर्नमेंट अमेंड नहीं कर सकती। स्टेट कैन नॉट मेक चेंजेस टू द शेड्यूल कास्ट लिस्ट पब्लिश अंडर आर्टिकल 341। ठीक है, तो ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा रिमाइंड किया है बिहार गवर्नमेंट को। शेड्यूल कास्ट लिस्ट स्पेसिफाइड अंडर द नोटिफिकेशन अंडर क्लॉज 1
कैन बी अमेंडेड और ऑल्टर्ड ओनली बाय लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, और लिस्ट बनाई जाती है अंडर आर्टिकल 341। नीदर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट प्रेसिडेंट कैन मेक एनी अमेंडमेंट और चेंजेस इन द नोटिफिकेशन इशूड अंडर क्लॉज 1 विदाउट ए लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। ये पॉइंट याद रखिएगा अपने एग्जाम के लिए। आईसीएआर चीफ ने भी शिवराज सिंह चौहान के सामने ही बोला कि देयर इज वेरी लो बजट फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। The ICAR budget is just 0.2% of country's budget, while in developed countries it is up to 0.7 और up to 1%। तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही नहीं बल्कि सभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फंड्स की कमी हमेशा से रही है। की इश्यूज विल बी बैक इन सुप्रीम कोर्ट। तो ये कल भी हमने डिस्कस किया था मनी बिल के रिस्पेक्ट में कि सरकार ने काफी चीजें ऐसी की जो मनी बिल के केस में नहीं आती है, जैसे आधार एक्ट को पास कर दिया एज अ मनी बिल, राइट। आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को पास कर दिया था एज अ मनी बिल। सिमिलरली आपने ट्रिब्यूनल्स में कुछ चेंज किए थे इनके अपॉइंटमेंट्स में, ये सब आपने एक मनी बिल की तरह पास कर दिए, जबकि मनी बिल की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। मनी बिल को लेकर क्या बोलता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? अंडर आर्टिकल 109 मनी बिल शैल बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा एंड अपॉन पैसेज ट्रांसमिटेड टू राज्यसभा फॉर इट्स रिकमेंडेशन, and Rajya Sabha must revert within 14 days, but it is up to Lok Sabha to accept or reject any of the recommendation। और अगर राज्यसभा बिल रिटर्न नहीं करता है 14 डेज में तो ये मान लिया जाएगा दैट इट इज पास्ड। और आर्टिकल 110 क्लियरली बताता है क्या डेफिनेशन है इस मनी बिल की। इट मस्ट कंटेन ओनली प्रोविजंस डीलिंग विद all or any of the specific list of subjects। These subjects include taxation, financial obligation of the government of India, consolidated of fund या फिर contingency fund और any matter incidental to matters listed in the article। ठीक है, जबकि आर्टिकल 110(3) जो हमारा फाइनेंशियल बिल है ये बोलता है कि इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट, डिसीजन ऑफ स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल देयर ऑन शैल बी फाइनल। लेकिन उसके बाद भी ये चैलेंज किया गया कोर्ट में, क्योंकि यहाँ पे क्लियर देखा गया कि स्पीकर जो डिसीजन दे रहा है वो सही नहीं है, वो गलत है। ठीक है, चैलेंज किया गया आधार एक्ट के अंडर में भी 2018 में। कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ आधार लॉ बाय 4-1 मेजोरिटी। और ये जो एक आदमी ने डिसेंट किया था ये खुद हमारे आज के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। The act was passed as a money bill even though it contained provisions that were unrelated to subject listed in Article 110। ठीक है, तो ये क्लियर वायलेशन हुआ था यहाँ पर। यहाँ पर जो दूसरे जजेस थे, 4 जजेस, उनका कहना था ये प्रोवाइड कर रहा है सब्सिडी एंड बेनिफिट्स विच इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड एंड क्वालिफाइड द एक्ट टू बी पास्ड एज मनी बिल। हाउएवर डी.वाई. चंद्रचूड़ ये डिसेंटिंग नोट इन्होंने दिया था। ही ऑब्जर्व दैट यूज ऑफ मनी बिल रूल्ड इन दिस केस वाज अब्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। तो ये सब अब कोर्ट फिर से एग्जामिन करने जा रहा है। फाइनेंस एक्ट 2017 का भी हम देखें तो इसने अमेंड किया था एंड इट एम्पावर्ड गवर्नमेंट टू नोटिफाई रूल्स रिगार्डिंग द सर्विस कंडीशन एंड मेंबर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, तो क्या ये फाइनेंस मनी बिल के डेफिनेशन में आता है? कहीं से नहीं आता। उसी तरीके से आपने पीएमएलए एक्ट में कुछ चेंजेस किए थे और ईडी को पावर दी गई थी और स्ट्रिक्ट बेल कंडीशन बना दी गई थी अंडर सेक्शन 45, और ये भी आपने मनी बिल के थ्रू इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो ये भी गलत हुआ था। ओके, उसी तरीके से इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम आई थी, ये भी आप मनी बिल के थ्रू लेकर आए थे। ये कुछ चीजें गलत हुई हैं जिनको ठीक करेगा शायद अब कोर्ट। चांदीपुर वायरस इन्फेक्शन, अब इसके बारे में जान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे गुजरात में डेथ हुई है 6 चिल्ड्रंस की। ये है क्या? फर्स्ट थिंग इज इट इज ए वायरस। ठीक है, किस फैमिली को बिलोंग करता है? तो रैप्डोविरिडी फैमिली को ही बिलोंग करता है और इसी फैमिली में आपके ये सब भी आते हैं, लेसा वायरस जो रेबीज कॉज करता है आपको कुत्ते के काटने से। ठीक है, जनरली इसको स्प्रेड करते हैं सैंडफ्लाई स्पीशीज एंड मॉस्किटोज। ठीक है, these are the vectors and the virus reside in the salivary gland of these insects and they can be transmitted to humans and other vertebrates। The infection caused by virus can reach the central nervous system which cause encephalitis, that is inflammation of active tissues of our brain। क्या इसको मैनेज किया जा सकता है? तो फर्स्ट थिंग इसकी यहाँ पर कोई वैक्सीन नहीं है इसके लिए, ये एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी भी नहीं है। डिजीज प्रोग्रेशन को ही मॉनिटर करना पड़ता है, लेकिन ये प्रोग्रेशन बहुत रैपिड होता है। जनरली ये महाराष्ट्र में ही माना जाता था कि वहीं पे इम्पैक्ट कर रहा है और ये एंडेमिक रहा सेंट्रल इंडिया में वेयर पॉपुलेशन ऑफ दिस इन्फेक्शन स्प्रेडिंग सैंडफ्लाइज एंड मॉस्किटोज इज हायर। तो ये सेंट्रल इंडिया में ही माना जाता था, बट अब इसका पैटर्न चेंज हो रहा है। ये सैंडफ्लाइज को जनरली माना जाता है दे डू नॉट फ्लाई एट अ हाइट ऑफ मोर देन 3 फीट फ्रॉम द ग्राउंड, बट अब देखा जाता है कि सैंडफ्लाइज टेरेस पे भी मिल रहे हैं, हायर हाइट्स पर भी मिल रहे हैं और गुजरात के ट्राइबल एरियाज में भी देखा गया है अदर देन महाराष्ट्र। नेक्स्ट इज क्वांटम फ्यूचर। तो क्वांटम कंप्यूटर्स जो आ रहे हैं आजकल, ये माना जाता है कि ये गेम चेंजिंग होंगे फ्यूचर्स के लिए, क्योंकि ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं जिनको करने में कई साल लग सकते थे, राइट। अब क्वांटम एंटेंगलमेंट एक चीज होती है जिसको आप कह सकते हो कि एक पार्टिकल 2 स्टेट में रह सकता है एट द सेम टाइम।
इसको आप वैसे ही समझ लीजिए जैसे जुड़वा भाई लोग होते हैं, एक को मारो तो दूसरे को दर्द होता है, बस वैसा ही यहाँ पर क्वांटम एंटेंगलमेंट के साथ होता था। तो हम लोग इसके लिए लेकर आए थे प्रॉपर नेशनल क्वांटम मिशन। दिस इज डेडिकेटेड प्रोग्राम टू हार्नेस एंड power of quantum technologies. These technologies, which use special properties of tiniest particles of matter, can yield radical solutions to some of and most intractable problems of our age, such as clean energy and affordable healthcare. अब देखिए क्वांटम अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक्स है, इसको हम मेंस 450 प्लस में डेफिनेटली कवर करेंगे किसी ना किसी दिन, बट अभी के लिए उसका बेस तैयार करते चलते हैं क्योंकि अभी न्यूज में आना शुरू हुआ है। बट डिस्पाइट हैविंग ए फेयरली स्ट्रॉन्ग रिसर्च बेस इन क्वांटम साइंस, इंडिया हैज लॉट ऑफ कैचिंग अप टू डू। तो एक चीज तो अच्छी है कि एटलीस्ट हमारे पास अच्छा खासा रिसर्च बेस है ऑलरेडी क्वांटम टेक्नोलॉजी में। चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैव ए ह्यूज लीड स्टार्ट ओवर इंडिया। They invested much more money for funding research, more people working in this sector. They are publishing far greater number of scientific papers and register many more patents as well. India is not exactly starting from zero. In some areas, Indian scientists are very much at the forefront of global research. क्वांटम मिशन की बात करते हैं, 23 में लॉन्च किया गया था नेशनल क्वांटम मिशन टू बिल्ड कैपेबिलिटीज इन क्वांटम रिलेटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। द मिशन फोकस ऑन 4 की डोमेन्स, दैट इज कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, सेंसर एंड मटेरियल्स। नाउ क्वांटम टेक्नोलॉजीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम उस फैक्ट को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैटर बिहेव करता है इन वेरी अनएक्सपेक्टेड एंड काउंटर इंट्यूटिव मैनर एट द स्मॉलेस्ट स्केल। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स, दे एग्जिस्ट एट मल्टीपल लोकेशंस एट द सेम टाइम। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि यही इसकी क्वालिटी है क्वांटम की, कि ये पार्टिकल कैन एग्जिस्ट एट मल्टीपल लोकेशन एट द सेम टाइम एंड इट कैन इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ लाइक पार्टिकल्स, जैसे कि जुड़वा भाइयों में होता है, with which they have a prior interaction over infinitely large distance। एक दूसरे डिस्टेंस में, एक इंडिया में हो एक लंदन में हो, ठीक है, उसमें भी वो आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अगर पहले कभी उनका इंटरेक्शन हुआ हो तो। The ability to exist in multiple states at the same time, इसी फेनोमेना को कहते हैं सुपरपोजिशन। ठीक है, तो ये टर्म समझिएगा, सुपरपोजिशन, एंड इट कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म रियल लाइफ टास्क दैट कन्वेंशनल टेक्नोलॉजीज आर अनेबल टू अचीव। क्वांटम कंप्यूटर्स, दे आर ऑलरेडी ए रियलिटी, हाउएवर इनकी कैपेबिलिटीज अभी बहुत लिमिटेड है, बट ये वो कैलकुलेशन कर सकते हैं विच कुड ईदर बी इम्पॉसिबल फॉर नॉर्मल कंप्यूटर्स और वुड टेक फार टू लॉन्ग टू परफॉर्म। क्वांटम enabled transformation can build foundation of a new economy in a decade or a two। हालांकि हमें काफी ग्राउंड कवर करने की जरूरत है। नेशनल क्वांटम मिशन तो एक से फर्स्ट स्टेप है, अभी हमें काफी ग्राउंड कैच करना है। हमने बजट रखा है सिर्फ 6000 करोड़ का, दैट इज $0.75 बिलियन। अब देखिएगा कि दूसरे कंट्रीज ने कितना बजट रखा है। हमने रखा है $0.75 बिलियन, चाइना ने रखा है $15 बिलियन, यूएसए ने $3.75 बिलियन, यूके $4.3 बिलियन। तो फिर अच्छी रिसर्च कहाँ से निकल के आएगी हमारे यहाँ कि जर्मनी, फ्रांस, साउथ कोरिया सब ने $2 बिलियन। China and US are producing largest number of research paper in quantum field. China and US also garner the lion's share of patents being registered. Indian researchers only have 339 such patents. चाइनीज के पास कितने हैं? 23,000 पेटेंट्स। अमेरिकन के पास कितने हैं? 8,000 से ज्यादा पेटेंट्स। नेक्स्ट इज बट सिल्वर लाइनिंग ये है कि रिपोर्ट ऑल्सो फाउंड दैट आउटसाइड द यूरोपियन यूनियन इंडिया हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन डिसिप्लिन अलाइन टू क्वांटम टेक्नोलॉजीज like biochemistry, electronics, chemical engineering, statistics and information communication technology. There were 82,000 such students enrolled, which is more than China and US। तो ग्रेजुएट्स तो हमारे पास बहुत आ रहे हैं इस फील्ड में, लेकिन उतना ज्यादा कुछ क्वालिटी वाइज नहीं देखा जा रहा है। National Quantum Mission needed to identify and promote young talent. The mission could also raise a separate cadre of quantum scientists। उसके अलावा सेंटर ने जो पीएम श्री को लेकर बाकी के जो स्टेट्स हैं उनके फंड रोक दिए हैं क्योंकि वो लोग इसके साथ प्रीफिक्स यूज नहीं करने चाह रहे हैं, पीएम श्री। अब देखिए अगेन ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जिसको हम स्टडी करें, बट द थिंग इज कि मैंने आपको बताया था पॉलिटिकली तो पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रहा है, जो एग्जिस्टिंग स्कूल हैं उन्हीं को कुछ पैरामीटर्स पर चेक कर रहा है, जैसे वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ का टीचर पीपल रेशियो कैसा है, और उसको पीएम श्री कैटेगरी में ये लोग लेकर आ रहे हैं ताकि सेंटर इसमें देगा 60% फंडिंग और स्टेट देगा 40% फंडिंग। बट ये थिंग इज कि यहाँ तो आप एग्जिस्टिंग स्कूल्स को ले रहे हो, और वो भी उन स्कूल्स को जिनके पैरामीटर्स ऑलरेडी अच्छे हैं, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, जिनके पास पीपल स्टूडेंट टीचर रेशियो अच्छा है। जबकि आपको लेना चाहिए जो पुअर स्कूल्स हैं, खराब स्कूल हैं, उनको लीजिए और उनको बनाइए ना पीएम श्री, उनको आप एक्सीलेंट बनाइए, वो नहीं कर रहे हो आप। ठीक है, अब बात यह है कि केंद्र विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ये तो सेंटर के स्कूल्स हैं तो उनमें आप कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन स्टेट और लोकल बॉडीज भी जो स्कूल्स चला रही हैं, ठीक है,
उनमें आप कह रहे हो कि प्रीफिक्स यूज कीजिए पीएम श्री, तो फिर वो जनता को क्या जवाब देंगे कि वो लोग क्या कर रहे हैं फिर? अगर हर चीज प्राइम मिनिस्टर ही कर रहे हैं तो फिर वो क्या कर रहे हैं? राइट। तो यहाँ पर ये गलत चीज की गई कि जो ऑलरेडी अच्छी कंडीशन के स्कूल है उनको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, और जो पुअर कंडीशन में जिनको एग्जैक्टली सुधारने की जरूरत है उनको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो। ओके। सो ये पीएम श्री को लेकर था, बाकी इसमें ये सब आर्टिकल्स किसी काम के नहीं है हमारे। ठीक। और जो भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट चीजें रह जाएंगी जिनको हम डिटेल देखना होगा उनको हम ब्रेन सेक्शन में देख लेंगे। और जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी जिन पे एक पूरा थॉरो 360 डिग्री अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो हम 450 प्लस में देख लेंगे। ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।